नई गाड़ी खरीदना मुश्किल नहीं है, बल्कि हुन हुआन सेकंड हैंड बाइक ज्यादा किफायती है। एक व्यक्ति ने 1.5 साल का समय लगाकर एक लगभग कबाड़ हो चुकी अप्रिलिया RS 660 बाइक को पूरी तरह से ठीक कर दिया। इस दौरान उसने इंजन की वेल्डिंग भी की, पूरी बाइक को खोलकर अलग अलग कर दिया और इसके सारे पार्ट्स इकट्ठा करने के लिए कई देशों में तलाश करनी पड़ी। आखिरकार तैयार हुई बाइक ने तो सबको चौंका दिया। चूंकि इस बाइक की कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए आम आदमी के लिए ऐसा बड़ा खिलौना पाना निस्संदेह बहुत महंगा सौदा है। तो फिर इसे सबसे कम खर्च में कैसे हासिल किया जा सकता है? निश्चित रूप से इसका जवाब है हुन हुआन वाली एक्सीडेंट बाइक। ब्राउन ने अपने बचपन के बाइक के सपने को पूरा करने के लिए एक्सीडेंट बाइक वेबसाइट से मिड रेंज रेसिंग सेगमेंट की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाली अप्रिलिया RS 660 खरीद ली। देखा जाए तो इस बाइक की हालत बेहद खराब थी। पूरा फ्रंट हिस्सा हादसे में कब का गायब हो चुका था, सीट का हिस्सा भी पूरी तरह खाली था, बस कुछ वायरिंग बाहर लटक रही थी। साथ ही आगे का टायर भी निकल चुका था और बाइक के कई हिस्से गायब थे। प्लास्टिक का फ्यूल टैंक भी लगभग कबाड़ हो चुका था। कुल मिलाकर इसकी हालत इतनी खराब थी कि देखना भी मुश्किल था। बाइक की हालत देख ब्राउन उलझन में थे कि इसे पुर्जों के लिए बेचें या मेहनत कर ठीक करें। स्थिति समझने के लिए उन्होंने बारीकी से जांच की। आगे का शॉक एब्जॉर्बर मुड़ा होने के कारण मरम्मत नामुमकिन थी। ऊपर नीचे के ट्रिपल क्लैंप्स भी खराब थे। ब्राउन के लिए बड़ी समस्या मुख्य फ्रेम का बड़ा चीरा था, जो अब बेकार था। साइड कवर पर गहरी खरोंचें थीं और रेडिएटर पूरी तरह कबाड़ हो चुका था। जैसे जैसे ब्राउन जांच करते गए, उनका सिर दर्द भी बढ़ता गया, क्योंकि पूरी बाइक के लगभग 90% हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इस समय ब्राउन के पास कोई बेहतर समाधान नहीं था, इसलिए उन्होंने बाइक को लिफ्ट पर चढ़ा दिया और तय किया कि पूरी बाइक को खोलकर यह पता लगाएंगे कि कौन कौन से पुर्जे अभी भी काम के हैं, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। इस खोलने की प्रक्रिया में यह भी देखा जा सकता है कि बाइक के लगभग सभी फेयरिंग्स पर दुर्घटना के निशान हैं और अब उनमें दोबारा बिक्री या इस्तेमाल की कोई कीमत नहीं बची है। अब एकमात्र उम्मीद बस फ्रेम पर लगे इंजन से ही है। आखिरकार अगर इंजन भी खराब हो गया तो ये अप्रिलिया RS 660 सिर्फ कबाड़ के भाव तौलकर ही बेची जा सकेगी। जैसे जैसे बाइक को ऊपर उठाया गया, कुछ छिपी हुई समस्याएं भी सामने आ गईं, जैसे कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को भी दुर्घटना में जबरदस्त टक्कर लगी थी और फिल्टर को भी बाहरी दबाव से दबाकर उसकी आकृति बिगड़ गई थी। साथ ही इंजन सिलेंडर ब्लॉक और फ्रेम के कई जोड़ भी जबरदस्ती फाड़ दिए गए थे। अगर आगे मरम्मत का काम शुरू करना है तो इंजन सिलेंडर ब्लॉक को भी ठीक करना पड़ेगा। इस समय लगभग यह तय किया जा सकता है कि इस गाड़ी के पुर्जों की अब लगभग कोई व्यापारिक कीमत नहीं बची है। लेकिन ब्राउन नहीं माने। उन्होंने पुर्जों को खोलना जारी रखा, जैसे टूटा हुआ एयर बॉक्स और मुड़ा तुड़ा फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर। आखिरकार करीब आधे दिन की मेहनत के बाद इस अप्रिलिया RS 660 को पूरी तरह से खोल दिया गया। अब सिर्फ एक इंजन ही लिफ्ट पर बचा है। इंजन को और गहराई से समझने के लिए ब्राउन ने उस पर लगे सभी वायरिंग हार्नेस को एक एक करके अलग कर दिया। इस समय आप देख सकते हैं कि कमरे में अप्रिलिया RS 660 के पुर्जे पूरे वर्कशॉप में बिखरे हुए हैं। हालांकि यहाँ आकर भी काम खत्म नहीं हुआ है, जैसे कि इंजन सिलेंडर ब्लॉक पर जमी हुई तेल की परत को साफ करना और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर से स्पार्क प्लग निकालना। इसका मुख्य उद्देश्य इंजन की स्थिति को स्पष्ट करना है। एंडोस्कोप से मिली तस्वीरों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इंजन की हालत बेहद शानदार है। ये शायद कम किलोमीटर चली हुई मशीन है। एकमात्र चिंता की बात सिलेंडर ब्लॉक के अंदर कुछ कणों और हल्के जंग के निशान है। ब्राउन का अनुमान है कि ये कण शायद दुर्घटना के दौरान अंदर आए होंगे। इसके अलावा जब थ्रॉटल बॉडी को खोला गया तो उसके अंदर भी कण और जंग के धब्बे देखे जा सकते हैं। हालांकि इन जंग के धब्बों को केवल कार्बोरेटर क्लीनर से आसानी से साफ किया जा सकता है। अब जो करना है वह यह है कि वैक्यूम क्लीनर से अंदर के कणों को अच्छी तरह साफ किया जाए। जहां तक इन बिखरे हुए पुर्जों का सवाल है, इन्हें लगभग कबाड़ के रूप में ही निपटाया जा सकता है। इनका दोबारा इस्तेमाल करने लायक कोई मूल्य नहीं है। सिर्फ यही स्टैंड और कुछ प्लास्टिक के पुर्जे ही दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ब्राउन की गिनती के अनुसार क्षतिग्रस्त पुर्जों की संख्या दर्जनों तक पहुंच गई है, जबकि इस्तेमाल लायक सिर्फ कुछ ही बचे हैं। ब्राउन को भी नहीं पता था कि आगे क्या फैसला करना चाहिए, लेकिन यह सोचकर कि यह उसके सपने के सबसे करीब का मौका है, उसने इस अप्रिलिया RS 660 की मरम्मत का काम जारी रखने का फैसला किया। अगले दिन ब्राउन इंजन को एक दूसरी मरम्मत की जगह ले गया, ताकि फटे हुए हिस्से की वेल्डिंग करवाई जा सके। चूंकि उसके पास यह कौशल नहीं था, इसलिए उसे यह काम पेशेवर लोगों को सौंपना पड़ा। यहाँ कारीगर ने सबसे पहले वेल्डिंग के लिए जरूरी हिस्से को अच्छी तरह से घिसा, फिर वेल्डिंग की मरम्मत शुरू कर दी।
और ब्राउन ने इसी दौरान एक अप्रिलिया RS 660 का चेसिस ढूंढ लिया। बेशक अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह स्वाभाविक रूप से एक सेकंड हैंड पार्ट था, लेकिन इस बाइक को अपने मन मुताबिक सबसे बेहतरीन हालत में बनाने के लिए ब्राउन ने चेसिस को भी अपग्रेड करने की योजना बनाई। यहाँ ब्राउन ने सबसे पहले चेसिस पर लगे स्टिकर्स को अच्छी तरह से साफ किया, फिर सैंड पेपर से उसे पूरी तरह घिसा। इन कदमों को देखकर आप सब शायद समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। पेंटिंग से पहले की सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अब पेंटिंग रूम बनाना और रंग की तैयारी अब मिलाना बाकी था। रंग के चयन में ब्राउन ने लाल, सुनहरा और काला 3 रंग चुने, जिसमें काले का अनुपात 80% था, बाकी दोनों रंगों का 10-10%। तैयार किए गए रंग को अब स्प्रे किया जा सकता था और आखिरकार ब्राउन ने पूरे 3 बार पेंट किया, जिससे मुख्य चेसिस को बेहतरीन क्वालिटी की फिनिश मिली। रंग के सूखने का इंतजार करते हुए ब्राउन ने वेल्डिंग के बाद तैयार किया गया इंजन वापस ले आया। आगे की असेंबली को ध्यान में रखते हुए वेल्डिंग वाले हिस्सों को भी बारीकी से पॉलिश करना जरूरी है, ताकि चेसिस और इंजन और बेहतर तरीके से फिट हो सके। जहां तक कुछ छिपे हुए हिस्सों की बात है, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इसके अलावा ब्राउन को एक और पार्सल मिला, जिसमें RS 660 की पूरी वायरिंग हार्नेस, एक रेडिएटर फैन और एक ऑनएल कूलर कवर था, जो यूक्रेन से भेजा गया था। अब जो करना है वह यह है कि इस वायरिंग हार्नेस को पेंट किए गए चेसिस पर इंस्टॉल किया जाए। इसके अलावा पुराने चेसिस के वे पुर्जे जो फिर से इस्तेमाल किए जा सकते थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया और वे भी नए चेसिस में ट्रांसप्लांट कर दिए गए। जैसे ही वायरिंग हार्नेस और चेसिस की असेंबली पूरी हो गई, अब इंजन को भी साथ में इंस्टॉल किया जा सकता है। इंजन को वापस लगाने के साथ ही मुख्य चेसिस का काम फिलहाल पूरा हो जाता है और अब ध्यान स्विंग आर्म पर केंद्रित किया जा सकता है। स्विंग आर्म पर लगे फेयरिंग को हटाने के बाद ये साफ देखा जा सकता है कि पुराने वाहन का स्विंग आर्म अभी भी अच्छी हालत में है। केवल थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे निश्चित रूप से काफी पैसे की बचत होगी। जैसे ही ऊपर की चिकनाई को अच्छी तरह साफ किया गया, यह स्विंग आर्म भी एकदम नया सा दिखने लगा, मानो फिर से नया जीवन मिल गया हो। इसके अलावा पहले ऑन ऑर्डर किए गए कुछ पार्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि मेज पर रखा नया फुटरेस्ट। यह न केवल टिकाऊपन में बल्कि दिखने में भी पुराने फैक्ट्री वाले फुटरेस्ट से कहीं बेहतर है। जहां तक इन तैयार किए गए पुर्जों की बात है, तो गिनती में आसानी के लिए ब्राउन ने इन्हें एक एक करके गाड़ी में लगाया और जो पहले सिर्फ एक साधारण फ्रेम था, वह हर एक पार्ट के जुड़ने के साथ अब पूरी तरह बदलने लगा है। इसके अलावा गाड़ी के पिछले पहिए को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए हल्की सी घिसाई के बाद उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ब्रेकिंग सिस्टम भी वापस लगाई गई। यहाँ से यह भी देखा जा सकता है कि भले ही इस गाड़ी में महंगे पुर्जे नहीं लगाए गए हैं, लेकिन ब्राउन ने इसमें बहुत मेहनत की है और अपनी पूरी कोशिश की है कि इसे एकदम बेहतरीन हालत में दोबारा तैयार किया जाए। ब्राउन की मेहनत के चलते यह RS 660 आखिरकार बिखरे हुए पुर्जों के ढेर से फिर से एक गाड़ी की शक्ल लेने लगी है। चूँकि पहले एक ऑनएल कूलर मिल चुका था, इसलिए अब अगला कदम इंजन ऑनएल फिल्टर को बदलना है। यहाँ खराब फिल्टर एक बड़ी रुकावट बन गया था, जिसे ब्राउन ने काफी मशक्कत के बाद हटाया। अब बस ऑनएल कूलर को निकालना बाकी है। यहाँ नए कूलर हाउसिंग को लगाने से पहले एक परत इंजन ऑनएल लगाई जा सकती है, ताकि यह देखा जा सके कि सील और सिलेंडर ब्लॉक के बीच कहीं कोई गैप तो नहीं है। पक्का हो जाने के बाद कि दोनों के बीच कोई गैप नहीं है, नया फिल्टर लगाया जा सकता है। इसके बाद एग्जॉस्ट की फिटिंग की बारी आती है। चूंकि पुराना एग्जॉस्ट काफी खराब हो चुका था और दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं था, इसलिए ब्राउन ने एक नया एग्जॉस्ट सेट खरीदा। यह एक अपेक्षाकृत किफायती मॉडिफाइड एग्जॉस्ट सेट है। नई एग्जॉस्ट की आवाज जल्द से जल्द सुनने के लिए ब्राउन ने तुरंत इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया और आखिरकार तैयार हुआ प्रोडक्ट भी उम्मीदों पर खरा उतरा। यह एग्जॉस्ट स्टाइल के मामले में कार के लुक के साथ पूरी तरह मेल खाता है और बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता। चूंकि आगे इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए एक साधारण मेंटेनेंस भी करना जरूरी है। अंदर का इंजन ऑयल स्पष्ट रूप से अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, इसलिए नया इंजन ऑयल बदलना जरूरी है। इसी दौरान वर्कशॉप में एक और खेप पार्सल आई, जिसे खोलने पर पता चला कि उसमें एक एयर बॉक्स असेंबली है, जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट्स में से एक है। साथ ही एक रेडिएटर ब्रैकेट और एक बिल्कुल नया रेडिएटर भी आया है, जिससे अब ब्राउन के पास फिर से करने के लिए काम है। पहले आए हुए रेडिएटर फैन को रेडिएटर के साथ जोड़कर उसे अभी अभी कार में लगे ब्रैकेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। जैसे ही रेडिएटर कार में इंस्टॉल हो गया, ब्राउन ने फिर से मुड़कर पहले मिले जंग के धब्बों की सफाई शुरू कर दी। आखिरकार अब एयर बॉक्स असेंबली इंस्टॉल करनी है। सिर्फ साधारण सफाई के बाद ही अंदर के जंग के धब्बों में साफ सुधार देखा जा सकता है। इसके बाद क्रम अनुसार थ्रॉटल और एयर बॉक्स को वापस लगाया जा सकता है। इस समय देखा जा सकता है कि एयर बॉक्स के पास अभी भी एक बड़ा सा गैप है। असल में यह ECU ब्रैकेट की इंस्टॉलेशन के लिए छोड़ी गई जगह है। मानना पड़ेगा कि इटली के डिजाइनर भी ठीक वैसे ही जैसे होंडा के डिजाइनर स्पेस का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। इसके अलावा अगर किनारे के कवर पर खरोंच ज्यादा गंभीर नहीं है, तो ब्राउन ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उसने सीधे एक नया कवर कैप खरीद लिया, जिससे साइड कवर की खरोंच की समस्या आसानी से हल हो गई। अगले कुछ दिनों में ब्राउन को एक हेडलाइट और एयर इनटेक ब्रैकेट
साथ ही इंग्लैंड से मंगवाया गया एक सब फ्रेम भी मिला। ये देखा जा सकता है कि ये फ्रेम मूल फ्रेम से थोड़ा अलग है। जाहिर है कि ये एक ही साल के मॉडल का नहीं है। अच्छी बात यह है कि यह नीचे के बैटरी ट्रे के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इससे बाद में इंस्टॉलेशन और उपयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ब्राउन ने मूल वाहन की पहचान संख्या प्लेट को भी क्रमशः नए एयर इनटेक पर ट्रांसप्लांट कर दिया, जो कि डिटेलिंग में चरम स्तर को दर्शाता है। यह सब करने के बाद तैयार किए गए एयर इनटेक को फ्रंट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इग्निशन वायर हार्नेस इंस्टॉल कर सब फ्रेम पर व्यवस्थित किया और बैटरी से जोड़ा। फ्रंट इंस्ट्रूमेंट पैनल भी आ गया, जिसकी सख्त जरूरत थी। वायरिंग सही है या नहीं, यह बिना इंस्ट्रूमेंट पैनल के जांचना और गलती ढूंढना मुश्किल है। जैसे ही पावर कनेक्ट किया गया, इंस्ट्रूमेंट पैनल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ब्राउन ने भी इस मौके का फायदा उठाकर सेटिंग्स शुरू कर दी। इस बिंदु पर इंजन स्टार्ट करने के लिए चेसिस पर अभी भी एक फ्यूल टैंक की कमी है, इसलिए फिलहाल इंजन को चालू नहीं किया जा सकता। हालांकि इस इंतजार के दौरान कुछ चोरी हुए पुर्जों को गाड़ी में लगाया जा सकता है, जैसे कि यह बिल्कुल नया इंजन कवर। यह न केवल इंजन की सुरक्षा करता है, बल्कि ऊपर की कुछ हल्की खरोंचों को भी छुपा देता है। यह निश्चित रूप से एक उपयोगी एक्सेसरी है। लगभग एक हफ्ते बाद वर्कशॉप को फिर से एक बैच पुर्जों का मिला, जिसमें RS 660 की टेल लाइट और नंबर प्लेट ब्रैकेट जैसे हिस्से शामिल थे। इन चोरी के पुर्जों को भी हमेशा की तरह सबसे पहले गाड़ी के फ्रेम पर लगाया गया और बिजली कनेक्ट करके टेस्ट किया गया। इसके अलावा एक बिल्कुल नई चेन और एक कूलेंट टैंक भी मिला। चूंकि इंस्टॉलेशन के लिए जगह पहले से ही तय कर दी गई थी, इसलिए बस इन्हें फिक्स करना ही बाकी था। और दूसरा डिब्बा तो वाकई खास चीज है। उसमें एक डिसमेंटल की गई बाइक का फ्यूल टैंक है, जिसे ब्राउन ने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। देखा जाए तो इस फ्यूल टैंक में अंदर थोड़ी गंदगी के अलावा कोई भी खामी नहीं है। अब करना यह है कि पुराने फ्यूल टैंक से जो पार्ट्स फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे फ्यूल पंप और टैंक का ढक्कन, उन्हें नए फ्यूल टैंक में ट्रांसफर करना है और उसके बाद चेन की इंस्टॉलेशन करनी है। इसके अलावा ब्राउन ने एक चेन एडजस्टर भी खरीदा है, जो न केवल उपयोगिता में बल्कि दिखने में भी निश्चित रूप से एक और प्लस पॉइंट है। अब अंतिम जांच का चरण आ गया है। फ्यूल टैंक को फ्रेम से जोड़ने के बाद बिजली कनेक्ट की जा सकती है ताकि फ्यूल पंप काम कर सके। इसके बाद ब्राउन ने मुश्किल से स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन वह सोए हुए इंजन को जगा नहीं सके। लेकिन अगले ही पल फ्रेम पर लगे इंजन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, जिससे ब्राउन इतनी खुशी से ताली बजाने लगे। आखिरकार कोई नहीं जानता कि उन्होंने इस गाड़ी को इस हालत तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है, जबकि यह गाड़ी तो कबाड़ में जाने लायक थी। लेकिन क्योंकि अभी तक कूलेंट नहीं डाला गया था, इसलिए इंजन को ज्यादा देर तक नहीं चलाया गया। जब कूलेंट डाल दिया गया, तब ब्राउन ने एक बार फिर इंजन को स्टार्ट किया। तो अब कृपया अपने मोबाइल की आवाज को जितना हो सके उतना कम करें, ताकि तेज इंजन की आवाज आपके मोबाइल के स्पीकर को नुकसान न पहुंचे। इंजन के सामान्य रूप से चलने की पुष्टि होने के बाद ब्राउन की चिंता भी आखिरकार दूर हो गई। अब इस RS 660 की सीट और चाइचे जॉनसन शिंग टूल आ गए हैं, जिन्हें एक एक करके फ्रेम पर लगाया जा रहा है। शॉक एब्जॉर्बर भी साथ ही भेजा गया है। कार का अगला हिस्सा, जो पहले खाली था, अब पार्ट्स लगने से पूरा हो रहा है। अब गाड़ी के लिए बहुत कम पुर्जे बचे हैं। कुछ समय और बीतने के बाद वर्कशॉप में एक और महत्वपूर्ण पुर्जा आया, जिसमें RS 660 का अगला पहिया था। अब का काम यह है कि पुराने पहिए के हब पर जो भी पुर्जे अभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें सभी नए अगले पहिए पर ट्रांसफर कर दिया जाए। यहाँ जाहिर है कि बात ब्रेक डिस्क की नहीं हो रही है, बल्कि ब्रेक डिस्क को फिक्स करने वाले 6 बोल्ट्स की हो रही है। यहाँ नया अगला पहिया तुरंत गाड़ी पर नहीं लगाया गया, क्योंकि ब्रेक कैलिपर की अभी मरम्मत नहीं हुई थी। अच्छी बात यह है कि ब्राउन के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही कैलिपर की सर्विसिंग कर दी, नई ब्रेक पैड्स भी बदल दी। अब अगला पहिया लगाया जा सकता है और नए ब्रेक डिस्क वाले अगले पहिए के साथ ये पूरी बाइक की स्टाइल से भी मेल खाता है। ब्राउन ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए अगले पहिए में ब्रेक फ्लूइड भी डाल दिया। यहाँ केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रेक के अंदर की हवा को पूरी तरह निकालना जरूरी है। यहाँ फिर से काफी समय लग गया और कुछ खाली समय का उपयोग हैंडल ग्रिप्स बदलने और फ्रेम पर क्रैश प्रोटेक्टर जैसे अन्य पार्ट्स लगाने में किया गया। इन अतिरिक्त उपकरणों से साफ पता चलता है कि मॉडिफिकेशन और मरम्मत के साथ साथ ब्राउन ने बाइक की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। जैसे आगे और पीछे के एक्सल पर भी क्रैश प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए गए हैं, ताकि राइडिंग के दौरान गिरने पर बाइक को कुछ हद तक टक्कर से बचाया जा सके। और यह RS 660 लगभग 1 साल की मरम्मत के बाद आखिरकार एक बार फिर अपने आगे और पीछे के पहियों के सहारे ठोस जमीन पर खड़ी हो गई है। अब बस अगले पार्ट्स के आने का इंतजार है, जिससे पूरी बाइक की मरम्मत पूरी हो सकेगी। जल्द ही एक हेडलाइट आ गई, जिसे टेस्ट करने पर पता चला कि वह इस्तेमाल के लायक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखने वाला फॉल्ट कोड नहीं हटाया जा सका।
अगर खुद से फॉल्ट कोड हटाना है तो सिर्फ ओरिजिनल हेडलाइट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि ब्राउन को ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं मिला था कि एक और डिब्बा आ गया। खोलने पर उसमें कार्बन फाइबर की एक पूरी सजावटी किट निकली, जो इस RS 660 के लिए निस्संदेह एक लग्जरी किट मानी जाएगी। ब्राउन ने भी कहा कि यह तो उसके बजट से काफी ज्यादा है, लेकिन जब जिंदगी पहले से ही इतनी कठिन है तो क्यों न बचपन के इस सपने में थोड़ी सी खुशी जोड़ दी जाए। इन महंगे पुर्जों को देखते हुए उस समय दिल की हलचल को शांत करने का बस एक ही तरीका था, इन बड़ी कीमत पर जुटाए गए पुर्जों को उनकी सही जगह पर लगाना। हालांकि ये कार्बन फाइबर किट पूरी तरह से सटीक फिट नहीं हो पा रही थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ब्राउन ने इन्हें और बेहतर तरीके से चिपकाने के लिए चिपकने वाला पदार्थ इस्तेमाल करने का फैसला किया। असल में यह बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि अगर कहीं भी दरार रह जाती तो गाड़ी के तेज रफ्तार में चलने पर तेज हवा उन दरारों में घुस जाती। अगर सस्पेंशन आर्म पर लगा कार्बन फाइबर निकल जाता और पहिए के हब में फंस जाता तो यह RS 660 के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन जाता। जैसे जैसे कार्बन फाइबर के टुकड़े टुकड़े गाड़ी पर लगाए जा रहे थे, यह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का राजा मानो अदृश्य रूप से और भी कई दर्जन हॉर्स पावर पा गया हो। सोचिए, इस वक्त स्क्रीन के उस पार बैठे आपके दिल में भी जरूर हलचल मची होगी। आखिरकार असल जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एक सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत और पैसे एक बड़े खिलौने पर खर्च करते हैं। अब अगला कदम है आखिरी बैच के पुर्जों का इंतजार करना। ब्राउन खुद कार चलाकर अमेरिका गए और जब पुर्जे मिल गए तब वे कनाडा लौटे। ब्राउन ने यह भी बताया कि यह पुर्जों का डिब्बा इटली से भेजा गया है। जैसे ही प्लास्टिक की फिल्म हटाई गई, यह निकला एक आंतरिक एरोडायनामिक कवर का सपोर्ट सिस्टम। दूसरे कार्डबोर्ड बॉक्स में एक ओरिजिनल हेडलाइट और RS 660 के रियर व्यू मिरर थे, और आखिरी बॉक्स में थी RS 660 की कस्टम एरोडायनामिक कवर की पूरी किट, जिसे ब्राउन ने अपनी लकी कलर में बनवाया था। अब अगला काम बिल्कुल साफ है, इन खूबसूरत कवरों को जोड़ना और फिर बाइक पर लगाना। वहीं बाइक के आगे ब्राउन ने रियर व्यू मिरर लगाने की बजाय और भी आक्रामक दिखने वाले छोटे विंग्स लगाए। मानना पड़ेगा कि लुक्स के मामले में ये छोटे विंग्स रियर व्यू मिरर को पूरी तरह मात देते हैं। इसके बाद फ्यूल टैंक के बाहरी हिस्से को लगाया गया, जहां ओरिजिनल पार्ट्स का फायदा साफ दिखा। फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। बाकी के कवर भी जैसे पजल के टुकड़े हों, एक एक करके फ्रेम पर लगाए गए। जैसे ही आखिरी कार्बन फाइबर का हिस्सा बाइक पर लगाया गया, इस RS 660 ने 1.5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार अपना नया जीवन पा लिया। ब्राउन ने भी काम पूरा होते ही इसे तुरंत वापस लंबे समय बाद सड़क पर उतार दिया। स्क्रीन के सामने बैठे आप क्या ऐसी मरम्मत से संतुष्ट हैं?